नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अजय डोले। मैं आप सभी 10वीं के छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम हिंदी विषय का ज्ञापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारा अगला पाठ 8वां, वीर भूमि पर कुछ दिन। और इस पाठ के लेखक है रुक्मणी संगल। तो दोस्तों, ये एक यात्रा वर्णन पाठ है जो राजस्थान के इतिहास के पन्नों पर आधारित है। तो दोस्तों, राजस्थान को वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश ऐतिहासिक धरोहरों से संपन्न है। राजस्थान के राजाओं के भव्य राजमहलों और विशाल किलों से स्थापत्य कला के प्रति उनके गहरे लगाव और उनकी शान शौकत का पता चलता है। आपने पद्मावती फिल्म देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, प्रस्तुत यात्रा वर्णन में लेखिका ने राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर तथा चित्तौड़गढ़ के किलों, महलों तथा वहां की कला संस्कृति का आंखों देखा और रोचक वर्णन किया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं आज का पाठ हमारा वीर भूमि पर कुछ दिन। तो दोस्तों, राजस्थान को आप पहचानते ही होंगे। दोस्तों, राजस्थान अपनी आन बान, शान, शौर्य, साहस, कुर्बानी, त्याग और बलिदान तथा वीरता के लिए संपूर्ण विश्व में विख्यात है। इसलिए इंग्लैंड के विख्यात कवि किपलिंग ने लिखा है कि दुनिया में अगर, किपलिंग कहते, देखो अपने ग्रंथ में लिखा था उन्होंने, दुनिया में अगर कोई ऐसा स्थान है जहां वीरों की हड्डियां मार्ग की धूल बनी है तो वह राजस्थान है। दोस्तों, राजस्थान अपनी शानदार संस्कृति एवं गौरवमयी इतिहास के लिए जाना जाता है। राजस्थान के लोगों को उनके साहस और त्याग के लिए हमेशा याद किया जाता रहा है। राजस्थान के लोग अपनी कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम हमारा अगला आज का पाठ वीर भूमि पर कुछ दिन। क्या बताती है लेखिका उनकी दृष्टि से हमें इस पाठ के अंदर। देखते हैं हम पाठ वीर भूमि पर कुछ दिन। लेखिका कहती है, रुक्मिणी जी, गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। यहां से मेड़ता पहुंचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए हैं, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। यो भी सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहां रखकर थोड़ा तरोताजा हुए। तो लेखिका कहती है कि हम परिवार के साथ सैर सपाटा करने के लिए निकले थे, पर्यटन यात्रा करने के लिए राजस्थान राज्य में गए थे और उनका पहला पड़ाव था जोधपुर। वे कहते हैं कि हम जोधपुर पहुंच गए। तो दोस्तों, रेल की यात्रा से लेखिका ने जोधपुर राजस्थान के शहर में प्रस्थान किया। आगे लिखती है लेखिका, देखो, 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े। पहला पर्यटन स्थान देखा उन्होंने जोधपुर में उम्मेद भवन चल पड़े, जो राय का बाग क्षेत्र में स्थित है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन है। महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाता है। छितर झील के पास होने से इसे छितर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। तो दोस्तों, लेखिका कहती है कि हम सबसे पहले राजस्थान के जोधपुर शहर में पहुंचे। एक दिन आराम किया और दूसरे दिन हम
जोधपुर शहर देखने निकल पड़े। सबसे पहले कहाँ पर भेंट दी उन्होंने? उम्मेद भवन पर। एक बहुत विश्व में एक बहुत बड़ा भवन जो राजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था, वो देखने के लिए गई। तो दोस्तों इस अल्पाहार यानी हम देखते हैं नाश्ता किया, और विशालतम सबसे बड़ा, और सज्जित यानी सजा हुआ, अलंकृत किया हुआ, ऐश्वर्य धन संपत्ति से भरा हुआ, विलास आनंद मनोविनोद और आमोद प्रमोद मन बहलाव के साधन। तो विशाल भवन जो महाराजा उम्मेद सिंह थे उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए, आराम के लिए बनवाया था। आराम करने के सारे साधन उस उम्मेद भवन में मौजूद थे। लेखिका ने सबसे पहले वह स्थान देखा। वे कहती है, उम्मेद भवन का वर्णन आगे करते हुए कहती हमें, देखो, महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जो उम्मेद भवन था, उसका महल था, अब जो उसके 343 कमरे थे, अब क्या किया गया है? उनको होटल के कमरों में परिवर्तित किया गया है। एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफी का एक कप एक व्यक्ति के लिए कम से कम 1000 रुपया खर्च, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। उम्मेद भवन जहां राजा रहते थे, जोधपुर के महाराजा, उम्मेद भवन में अगर आपको चाय पीनी हो तो आपको 1000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। देखने पर वह स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। वे कहती आगे देखो, भूतल पर एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें वहां के राजाओं की, उनकी क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल की अनेकानेक जानकारियां चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी, जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हम अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। गंतव्य था मंडोर गार्डन। तो दोस्तों लेखिका कहती है कि उम्मेद भवन इतने देखने लायक था, वहां की कलाकृतियां, वहां के साधन, वहां के चित्र, राजाओं के पराक्रम, राजाओं के जो साधन होंगे, वस्तुएं होंगी, इस्तेमाल किए होंगे, म्यूजियम बनाया गया है। लेखिका कहती है कि ऐसे वह देखते देखते हमारा जी वहां पर रमने लगा, लेकिन जबरन हमें समय की कमी होने से उस स्थान को छोड़ना पड़ा। आगे देखते हैं मंडोर गार्डन। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। मांडव्यपुर का ही अपभ्रंश रूप मंडोर है। यह बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ीनुमा उद्यान दर्शनीय है। रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत, इसकी प्रहरी जान पड़ती है। मार्गों के दोनों जलाशय बने हैं। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हैं। उद्यान में प्रवेश करती वहां के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर उनसे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा करते जान पड़ते हैं। लेखिका आगे कहती है, रानी उद्यान की बाई और पहाड़ी की एक चट्टान पर वहां के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियां बनवाई। चट्टान को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया है। वह दृश्य अनुपम है। मंडोर गार्डन के दृश्य से अभिभूत हम मेहमान गढ़ किले की ओर बढ़ने लगे, जो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटों से घिरा है।
इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा किया गया था। उसके परकोटों में जगह जगह बुर्जियां बनाई गई है। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार, जयपोल, लोहपोल और फतह पोल बने हैं। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है और हम काफी ऊपर चले आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य व मनोरम दृश्य यहाँ से बड़ा ही मन भावन दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों के द्वारा विजय के प्रतीक रूप में बनवाए गए हैं। द्वारों की दीवारों पर जोहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्तचिन्ह भी बने हैं। पद्मावत आपने देखी होगी, तो इस फिल्म में भी दिखाया गया है। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन हैं, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतेह महल और रानी सागर आदि। कई बैठक खाना तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आम है तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स और दरिया भी प्रदर्शित की गई है। तो दोस्तों, लेखिका बताती हैं कि उन्हें पर्यटन करना बहुत प्रिय है और इस बार वह पर्यटन करने कहाँ पर गई है? राजस्थान राज्य में। सबसे पहले इन्होंने भेंट दी जोधपुर शहर को। तो दोस्तों, मनुष्य स्वभाव से पर्यटन प्रिय होता है। उसे नए नए स्थान देखने में बहुत आनंद आता है। पर्यटन से बहुत लाभ होता है। अपने नगर, जनपद और प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक स्थलों और ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा से हमें तरह तरह की जानकारियां मिलती है। तरह तरह के लोगों और उनके कार्यों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। उनके रीति रिवाजों, रहन सहन आदि के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी हमें मिलती है। पर्यटन से हमें तरह तरह के उद्योग धंधों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर भी मिलता है। इससे लोगों की सोचने समझने की दृष्टि विकसित होती है। आगे देखते हैं हम दोस्तों। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत थंडा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। प्रवेश द्वार के एक ओर महादेव का मंदिर है तो दूसरी ओर देव सरोवर। यह अनेक पक्षी, भांति भांति चिड़िया चहचहाकर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही थी। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। जोधपुर के इन सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने को मन करता है। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट अस्ताचलगामी हो गया था, यानी सूर्यास्त होने लगा था। फलः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था। इस प्रकार लेखिका बताती है, हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे, कितना कौशल हुनर उनमें विद्यमान था। यह कई उदाहरणों से हमें लेखिका बताती है। आगे देखते हैं हम। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। अब जोधपुर देख लिया उन्होंने। अब यात्रा का अगला पड़ाव कौन सा था? जैसलमेर। रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। अगली प्रांत को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे। जोधपुर देखा और आ गए अब जैसलमेर में। एक कक्षा में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए पटवा की हवेलियां यानी बड़ा महल। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था।
एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियां कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। इनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खंभों पर खड़ी हैं। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोखे, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया है। लेखिका आश्चर्यचकित और प्रभावित भी हो गई कि अपने पूर्वज कलाकार कितने बुद्धिमान थे और उनके हाथ में कितना जादू था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि राजस्थान जैसे वीरों की भूमि है वैसे ही कलाकारों की भूमि भी है। राजस्थान के राजाओं ने राजस्थान के जो कलाकार थे, शिल्पकार थे, चित्रकार थे, संगीतकार होंगे, इन सभी को क्या किया, उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो कला के पारखी थे और राजस्थान में फिर ऐसा कार्य निर्माण हुआ कि जो आज भी अद्वितीय है। बड़े बड़े सुंदर महल, बड़े बड़े महलों में सुंदर की गई कलाकृतियां, शिल्पकारी देखने लायक बनती है। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हमें गर्व की भावना भी महसूस होती है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, कितने प्रगतिशील विचारों के थे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जहां भी हम जाते हैं पर्यटन करने के लिए, वहां की कलाकारी, लोगों का स्वभाव, उद्योग व्यवसाय के बारे में हमें जानकारी मालूम पड़ती है और हम किस स्थान पर है आज इसकी भी जानकारी हमें हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार यह हमारा पहला भाग, आधा पाठ समाप्त होता है। इस पहले भाग में हमने देखा कि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर तथा जैसलमेर शहर के मनमोहक जो शिल्प थे, भवन थे, इनका सुंदर वर्णन लेखिका ने इस भाग में किया है। आगे देखेंगे हम हमारी अगली तासिका में, आगे अगला पाठ, उर्वरित भाग